नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूं आप सभी का। दोस्तों, नया साल आ रहा है 2022। कोरोना की महामारी के रहते 2020 और 2021 बहुत ही बुरा रहा। सभी के घर में परेशानियां रहीं, लेकिन आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से यही मंगल कामना करते हैं कि आने वाला 2022 सभी के लिए बहुत ही शुभ रहे। हर राशि पर, हर व्यक्ति पर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा मेष राशि वाले जातकों के लिए ये 2022। आज के वीडियो से आपको पता लगेगा कि कौन कौन से महीने आपके लिए लाभकारी होंगे, किस किस महीने में आपको क्या करना है और क्या क्या उपाय आप करके अपने लक को एनहांस कर सकते हैं और क्या चीज अवॉइड करके आप आने वाली परेशानियों को रोक सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मेष राशि वालों के लिए। ये जो गणना रहेगी ये लगन राशि से रहेगी, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में जो नंबर होगा वो 1 नंबर होगा, यानी कि एरीज मेष राशि का। मेष राशि की यदि बात करें तो साल की शुरुआत यानी कि 1 जनवरी 2022 को आपके दूसरे घर के अंदर राहु विराजमान है वृषभ राशि के अंदर। दूसरा घर वाणी का माना जाता है, गायन का माना जाता है, गले का माना जाता है। तो दोस्तों, अब तक आपको जो जो प्रॉब्लम राहु से रही हैं, जिसके कारण आपको कई बार ऐसा रहा कि आपके गले में इन्फेक्शंस थे या आपको आपकी वाणी में बहुत कर्कशता आ गई थी, और यही राहु की जो दृष्टि थी वो आपके कर्म भाव पर पड़ रही थी, अष्टम भाव पे और छठे भाव पर, यानी कि तीनों ही आपके ऐसे घर एक्टिव कर रखे थे राहु ने, जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अगली बात करें तो इस समय में साल के शुरुआत में जो ग्रह गोचर रहेगा, आपके लगन का स्वामी मंगल देव, जो कि इस समय केतु के साथ में, चंद्रमा के साथ में अष्टम भाव में चल रहे हैं। अष्टम भाव यानी कि मृत्यु भाव और आयु भाव भी माना जाता है। जब हमारे लगन का स्वामी अष्टम भाव में जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। यहाँ पर केतु का साथ होने के कारण व्यक्तियों को ऐसा लग सकता है कि कुछ दुर्घटनाएं भी रही हैं, साथ ही साथ ऐसे समय में आग से या फिर किसी और ऐसी चीज जिसमें करंट लगने का डर ये आपका बना हुआ है। क्योंकि दोस्तों, आपको ये बता दूं कि ये जो अभी हम राशिफल देख रहे हैं ये हम साल के शुरुआती दौर से देख रहे हैं। इस साल के अंदर बड़े ग्रहों का जो गोचर चेंज होगा वो अप्रैल के महीने में होगा। तो जो साल की पूरी गणना रहेगी वो 2 हिस्सों में लगातार लगभग रहेगी। तो पहले हिस्से की बात करें तो जो बड़े ग्रहों का यहाँ पर समावेश दिखाई दे रहा है वो ऐसा है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो शुक्र की जो स्थिति रहेगी वो आपके 9वें भाव में सूर्य के साथ में है, इतना आपको नुकसान नहीं देंगे। लेकिन 10वें घर के अंदर शनि बुध के साथ में स्वराशि के विराजमान होकर शश योग बना रहे हैं। यहाँ पर आपके काम में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ शनि की चौथी दृष्टि आपके घर के भाव पर भी पड़ रही है। चौथा घर यानी कि हमारे सुख साधन और संपत्ति का माना जाता है। शनि की यहाँ से 7वीं दृष्टि, और साथ ही साथ यदि मैं बात करूं तो शनि अपनी और दृष्टियों से आपके सप्तम हाउस और आपके 12वें भाव को भी इफेक्ट कर रहा है। तो शनि की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले सप्तम हाउस पर दृष्टि पड़ने से आपके वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सी दिक्कतें इस समय में रह सकती हैं, अप्रैल माह तक लेकर। उसके बाद में साथ ही साथ इनकी एक दृष्टि पड़ेगी जो कि पड़ेगी आपके 12वें भाव पर। 12वां भाव जहां हॉस्पिटल का, यात्राओं का भी माना जाता है, वहीं एमएनसीज का भी माना जाता है। और शनि एक वायु ग्रह है। एमएनसीज के साथ में आपका काम हो सकता है। साल की शुरुआत के अंदर आपको अपने काम के लिए विदेशों की यात्रा भी करनी पड़ सकती है। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय में बुध के साथ शनि का जो ये मिलन हो रहा है ये आपको आपके काम के प्रति थोड़ा सा इनएक्टिव कर सकता है, क्योंकि शनि जो है वो आपको विरक्ति की तरफ भी लेकर जाता है। तो अपने काम में इस समय में ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। और साथ ही साथ आप इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो सिक्योरिटी से जुड़ा काम कर सकते हैं, माइन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। साथ ही साथ शनि आपको अध्यात्म की तरफ भी लेके जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु अध्यात्म का कारक है, लेकिन शनि आपको मेडिटेशन देता है। इस समय में आपको थोड़ा ऐसा हो सकता है। अब बात करते हैं हम बड़े अगले ग्रह की, जो है देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में यानी कि आपके लाभ भाव में विराजमान है, जो प्रॉफिट का भाव माना जाता है। और गुरु हमारी कुंडली में संतान का कारक
पति का कारक और साथ ही साथ इनकम का भी कारक माना जाता है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो गुरु यानी कि आपके नवम भाव के स्वामी का भाग्य भाव के अंदर जाना साल की बहुत ही शानदार शुरुआत रहेगी। इस शुरुआत के अंदर आपको पुराने बहुत सारे प्रॉफिट, जिसका आपने अब तक सिर्फ सोचा था कि ये प्रॉफिट बन सकते हैं, तो वो प्रॉफिट आने की संभावना आपको साल के शुरुआत से लेकर अप्रैल की 13 तारीख तक ये भाव यहाँ से बनते हैं। तो अगर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि मैं अगर गुरु की दृष्टियों की बात करूं तो गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। पंचम भाव माना जाता है हमारी प्रेम का, हमारी शिक्षा का, हमारी संतान का भाव। तो जो लोग प्लानिंग कर रहे थे मेष राशि वाले संतान के लिए, वो इस समय में यदि प्लानिंग करेंगे, चाहे आप IVF के थ्रू चाह रहे हैं, डॉक्टरी इलाज से चाह रहे हैं, या फिर आप नॉर्मली भी संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही विशेषकर लाभदायक होगा। आपके शादी के लायक बच्चे हैं तो आप उनके बारे में उनकी शादी भी कर सकते हैं, क्योंकि संतान भाव के साथ साथ विवाह के भाव पर भी दृष्टि पड़ रही है। साथ ही साथ यदि आप विवाह के योग्य हैं और आप शादी की कोई बातचीत चल रही थी तो वो इस समय में पूरी होती हुई आपको दिखाई देगी। तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ना यानी कि तीसरा भाव हमारे बल, पराक्रम और साथ ही साथ हमारे दोस्तों का भी माना जाता है। तो अपनी से बड़ी उम्र के लोगों के साथ में आपकी दोस्ती इस समय में होने की संभावना बनती है। ये तो था कुछ बड़े ग्रहों का ग्रह गोचर जो अप्रैल के महीने तक का हमने ओवरऑल बताया बड़े ग्रहों को लेकर। लेकिन जब संवत्सर नया आरंभ होगा यानी कि अप्रैल के महीने में बड़े ग्रह गोचर चेंज कर रहे हैं। 12 तारीख को राहु वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में एंटर करेंगे। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे कुंभ राशि के अंदर, और उसके साथ में शनि देव 29 अप्रैल को कुंभ राशि के अंदर शनि का भी प्रवेश माना जाएगा। ये माफ कीजिएगा, गुरु मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो राहु का, केतु का, गुरु का और साथ ही साथ शनि का भी गोचर चेंज हो रहा है। तो यहां से जो प्रेडिक्शन होगी या आपकी दिनचर्या और साथ ही साथ आपके भाग्य के अंदर एक नई मोड़ करवट लेगा और एक नया मोड़ आएगा। तो अब चीजों को किस तरीके से प्लानिंग करना है ये आप डेट के अकॉर्डिंग देखिए। अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंगल देव सबसे पहले, जो हमने अभी आपको बताया कि मंगल जो है वो आपके अष्टम भाव में आपके लगन के स्वामी हैं, तो 16 जनवरी को धनु राशि में जाएंगे। आपके भाग्य भाव में मंगल सूर्य के साथ युति करेंगे सबसे पहले 16 जनवरी को। तो 16 जनवरी का जो ये टाइम रहेगा आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि दोनों आपस में मित्र हैं। सूर्य अपने आप में बहुत ही तेजस्वी ग्रह है और जो मंगल है वो सेनापति होने के कारण आपको अग्रेशन देगा और नए नए कार्यों के अंदर आपकी बढ़ोतरी होगी। 26 फरवरी को मकर राशि में प्रवेश करेंगे और उच्च के हो जाएंगे मंगल। और इस समय में यहाँ पर अगर देखा जाए तो जहाँ पर पहले से सूर्य विराजमान है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस समय में आप किसी से बेफजूली का पंगा ना लें, क्योंकि इस समय यदि आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपके लड़ाई झगड़े या फिर आपकी कोर्ट कचहरी की नौबत आ सकती है, तो ये आपके लिए बड़ा ही घातक साबित होगा। डेट्स आप नोट कर लीजिएगा। 16 जनवरी के बाद 26 जनवरी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का जब गोचर चेंज होगा तब वो आपके लिए कैसा रहेगा। अभी जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपके 11वें भाव में है। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर चेंज होगा तो वो आपके 12वें भाव के अंदर एंटर करेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि अप्रैल के बाद में परिस्थितियां कैसी रहेंगी और आपका भाग्य कैसा रहेगा। अप्रैल और 29 अप्रैल के आसपास रहेगा। तो अप्रैल के महीने से सूर्य और राहु आपके फर्स्ट हाउस के अंदर गोचर करेंगे। सूर्य यूं कि हर महीने अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। हर महीने की संक्रांति को सूर्य एक राशि छोड़कर दूसरी राशि के अंदर एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पर सूर्य और राहु का जो ये गोचर रहेगा आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा। सूर्य और राहु का ये गोचर जिसे हम ग्रहण योग भी कहते हैं, तो इस समय में आपको बहुत अधिक भ्रमित कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा 16 अप्रैल से लेकर आपको 16 मई तक का जो टाइम है वो अपने आप को बहुत कूल करके रखना है। और साथ ही साथ इस समय में आपके सर पे चोट लगने की संभावना बनती है और आपको इस समय में अननेसेसरी की टेंशन्स बहुत बन सकती हैं और हो सकता है कि इस समय में आप बड़ी बड़ी प्लानिंग्स भी करें।
अब बात कर लेते हैं राहु के साथ में जो अगला गोचर रहेगा वो रहेगा केतु का, क्योंकि जब राहु गोचर चेंज करते हैं साथ ही साथ केतु का भी गोचर बदलता है, तो केतु आपके 7th हाउस के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर 7th हाउस के अंदर केतु का ये गोचर कुछ समय के लिए आपकी डेली इनकम्स को रोक सकता है, डेली इनकम्स को कट कर सकता है, तो इसका आपको ध्यान रख के चलने की आवश्यकता है। शनि जो अब तक आपके 10th हाउस के अंदर थे, 10th हाउस के अंदर थे, अब राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें घर के अंदर आएंगे। हालांकि यहाँ पर शनि स्वराशि के हैं और साथ ही साथ शनि जो एक्टिव कर रहे हैं आपके 5th हाउस को, आपके 8th हाउस को और आपके लगन को भी एक्टिव कर रहे हैं। सूर्य का वहां पहले से विराजमान होना, शनि की दृष्टि पड़ना, तो ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा आपके बाल इस समय में गिर सकते हैं। और साथ ही साथ 5th भाव पर जो ये दृष्टि है तो कहीं ना कहीं आपकी जो संतान है वो कहीं ना कहीं उसका फोकस जो है वो थोड़ा सा अपने काम को लेकर हट सकता है। और 8th भाव के अंदर शनि की ये जो दृष्टि पड़ेगी तो आप अपने खाने पीने का बहुत अधिक ध्यान रखिए। इस समय में आपको गैस से रिलेटेड या पाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगली बात करें हम अगले ग्रह गोचर की, तो देवगुरु बृहस्पति, हमने कहा था कि बड़े प्लैनेट चेंज करेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति जो नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं आपके 12वें भाव के अंदर एंटर करेंगे। 12वां भाव जहां हमने हॉस्पिटल का बताया वहीं ये यात्राओं का भाव भी है, तो 12वें भाव के अंदर बृहस्पति का जो ये गोचर रहेगा आपको धार्मिक यात्राएं अवश्य कराएगा। साथ ही साथ 6ठे भाव के अंदर इनकी दृष्टि पड़ने से आपका कोई पुराना लोन का अगर कार्य था वो इस समय में सक्सेस हो सकता है। 8th भाव के अंदर दृष्टि पड़ने से आप गूढ़ ज्ञान की तरफ जाएंगे, यानी कि यहां से आपको गुरु किसी भी रिसर्च के लिए तैयार कर सकता है। आप कोई नई हायर स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ 4th भाव को भी दृष्टि देंगे तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, माता सभी, यानी कि जो राशि है वो आपका 4th भाव चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा माता का कारक माना जाता है। तो यहाँ पर ये जो ग्रह गोचर रहेगा आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। दोस्तों ये कुछ चीजें हमने आपको बताई कि किस प्रकार से ग्रह गोचर चेंज होंगे। अब बात कर लेते हैं हम कार्य क्षेत्र की। तो जो लोग इस समय में किसी भी प्रकार की स्टडी का कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी सिस्टम का कार्य करते हैं, माइंस का कार्य करते हैं, साज सजावट का कार्य करते हैं, मीडिया लाइन से जुड़े हुए हैं, कंसल्टेंसी का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा होगा। अब बता दें कि मेष राशि वाले इस साल में भूल कर भी क्या कार्य ना करें। अप्रैल तक आपको बिल्कुल छूट है क्योंकि राहु आपके 2nd हाउस के अंदर हैं। तो जो लोग लीकर से जुड़े हुए काम करते हैं या किसी प्रकार का ऐसा काम करते हैं जिसके अंदर उनकी किसी भी प्रकार के शेयर मार्केट का काम करते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद में आपको अपने ऊपर बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। बेवजह का गुस्सा, फालतू की प्लानिंग इस समय में ना करें। यदि मैं लकी कलर की बात करूं तो इस समय में आप 2022 के लिए आपका जो बेस्ट कलर रहेंगे वो रहेंगे आपके येलो कलर, ऑरेंज कलर और कहीं ना कहीं आप रेड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के मालिक, आपके लगन के मालिक मंगल हैं। तो मंगल आपके लक को एनहांस करेगा और आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देगा। इस समय में यदि आप दान करना चाहते हैं तो राहु के प्रभावों से बचने के लिए आपको अधिक से अधिक पानी का दान करना चाहिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, छोटी कंजकाओं को आप मीठी चीजें बांट सकते हैं। और यहाँ आप अगर किसी कुत्तों की सेवा करते हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा रहेगा। राहु से होने वाले जो बुरे प्रभाव हैं वो आपके जीवन पर नहीं पड़ेंगे। ये साल आपके लिए बहुत ही मंगलकारी हो, हर घर में नई खुशियां आए, उन्नति हो और भाग्य का विकास हो। माँ भगवती सब पर अपनी कृपा बनाए, इसी मनोकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का वीडियो यहीं ऑफ करती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।